गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये 12वीं क्लास का थर्ड चैप्टर है, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें सबसे पहले है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। जो महाभारत थी उसको 1919 में एक संस्कृत विद्वान थे। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो उन्होंने वी.एस. सुखतांकर था, उसने क्या किया था कि जो संस्कृत विद्वान थे उनको इकट्ठा किया। ये संस्कृत विद्वान थे, सुखतांकर, वी.एस. सुखतांकर जो थे वो संस्कृत विद्वान थे। इन्होंने कई विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई थी कि भाई एक बार महाभारत को दोबारा से उसको पढ़ा जाए, उसको लिखा जाए दोबारा से। तो देश में लिखी महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। पांडुलिपियाँ बच्चों क्या होती हैं? पांडुलिपियाँ होती हैं जो हाथों से लिखी जाती है ना, उनको हम पांडुलिपियाँ बोलते हैं। तो जो भी उस समय हाथों से लिखी गई थी महाभारत की, जो भी पांडुलिपि हाथों से लिखी गई थी उनको इकट्ठा किया गया और उन पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। उनमें से ऐसे श्लोकों का चयन किया गया जो तकरीबन सभी पांडुलिपियों में एक समान थे। यानी एक बुक पढ़ी, आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बुक पढ़ी, एक ने दूसरी बुक पढ़ी, एक ने तीसरी बुक पढ़ी, एक ने चौथी बुक पढ़ी, 4, 10, 15, 20, 40, 50 पुस्तकें पढ़ने के बाद जो भी उनमें से वो एक चीज़ जो कॉमन मिली उनको, उसको रख लिया गया। अगर हमने 40 बुक पढ़ी, 50 बुक पढ़ी, 60 बुक पढ़ी, 70 बुक पढ़ी, जितनी भी किताबें पढ़ी, उनमें से जो कॉमन चीज़ें मिली उनको उन पांडुलिपियों में से उनको रख लिया गया। इस महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण था, इसको पूरा करने में 47 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 47 साल। 13,000 पेजों में फैले कई ग्रंथों में प्रकाशित हुआ था। यानी 13,000 पेज थे महाभारत के, जो हमें इसका संस्करण तैयार किया गया था। इसमें कितने पेज थे? 13,000 पेज थे। 13,000 पेजों में, और ये पार्ट में तैयार किया गया था। ऐसा नहीं है कि एक ही उसमें हो गया हो। किस में किया गया था? ये पार्ट में तैयार हुआ था। कितने पेज थे? 13,000 पेज थे। 13,000 पेजों में ये संस्करण तैयार किया गया था। तो ये हो गया महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। उसके बाद आता है बंधुता एवं विवाह। क्या आता है? बंधुता एवं विवाह। ये है बंधुता एवं विवाह। तो उस समय जो है बंधुता एवं विवाह, एक ही परिवार के लोग, परिवार किस प्रकार के होते थे? यानी एक ही परिवार के लोग भोजन और दूसरे संसाधनों को आपस में बांटकर प्रयोग करते थे। उस समय जो था, एक परिवार के जो लोग होते थे वो अपना जो खाना, रहना सहना और दूसरे जो संसाधन हैं उनको आपस में बांटते थे। उस समय एक चीज़ थी, लोग जो है वो संयुक्त परिवार में रहते थे। यानी एक इकट्ठे रहते थे, एक ही परिवार में रहते थे, एक साथ रहते थे, अनुष्ठान करते थे। यानी यज्ञ हवन इत्यादि जो होता है वो परिवार के लोग एक साथ मिलके करते थे। पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध में माने जाते थे। यानी परिवार में जो आपस में संबंध हैं वो रक्त संबंध
ही माने जाते थे, यानी बाप का लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का, इस प्रकार से। ये नहीं कि उसके चाचा का लड़का या उसके मामा का लड़का या बुआ का लड़का, नहीं, वो एक ही रक्त से होने चाहिए, यानी ब्लड जो है उनका एक ही होना चाहिए, यानी मेरा लड़का, उसका लड़का या उसकी लड़की, वो क्या हो गया, उनमें ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध हो गया। ऐसे रिश्ते रक्त संबंध के माने जाते थे। नेक्स्ट है, कुछ परिवारों में चचेरे भाई बहन को भी रक्त संबंधों में माना जाता था। कुछ अपवाद हैं, ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो कुछ परिवार होते थे उनमें चचेरे भाई बहन, जैसे अभी मैंने बताया चाचा का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, उनको भी रक्त संबंध में माना जाता था। आगे आता है पितृवंशिका व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श क्या थे? पितृवंशिता हमारे देश में पहले से मौजूद थी। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पितृवंशिका होती क्या है। जैसे बाप, उसका लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, ये होती है पितृवंशिका, यानी वांशिकता। यानी एक परिवार का पहले उसका लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, इस प्रकार से उसकी संपत्ति, यानी मेरी संपत्ति मेरे लड़के को जाएगी, मेरे लड़के की संपत्ति उसके लड़के को जाएगी। तो ये होता था पितृवंशिकता। जैसे कुरु और पांडव, आपने महाभारत देखी होगी, अभी चल भी रही है, तो उसमें दो परिवार थे, कुरुवंश था एक, उसमें दो परिवार थे, पांडव, एक तो था कौन, पांडव, और दूसरे कौरव। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, किसको लेकर के? कुरुवंश में दो परिवार थे, एक पांडव और दूसरे कौरव। भूमि को लेकर के लड़ाई हुई थी, यानी सत्ता को लेकर के, भूमि और सत्ता को लेकर के। वो चाहता था मैं राजा बनूं, वो चाहता था मैं राजा बनूं। तो इनमें आपस में क्या हुई, लड़ाई हुई थी भूमि और सत्ता को लेके। इसमें जीत किसकी हुई थी? पांडवों की। किसकी जीत हुई थी? पांडवों की हुई थी। तो ये क्या था? पितृवंशिकता का अर्थ क्या होता है? पिता के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। ये क्या होती है? ये पितृवंशिकता होती है। अगर किसी कारणवश से मान लो उसके पुत्र को, मान लो एक पिता है, उसका पुत्र नहीं हुआ, किसी कारणवश पुत्र नहीं हुआ, तो उसकी संपत्ति का जो अधिकार होता था वो फिर उसके चचेरे भाई को या उसके किसी सगे संबंधी को होता था। अगला है हमारा विवाह, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवाह के नियम। विवाह के नियम अंत विवाह पद्धति और बहु विवाह पद्धति, दो पद्धतियां उस समय प्रचलित थी। और एक तो अंत विवाह पद्धति और दूसरी बहु विवाह पद्धति। अंत विवाह पद्धति क्या होती है कि भाई गोत्र के अंदर, अपने जो गोत्र है उसके अंदर ही, गोत्र के अंदर ही रहकर उसकी शादी कर देना, लड़के या लड़की की, यानी कुल एवं जाति में। ये बहुत कम होता था, आज भी बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो पद्धति है वो बहिर्विवाह की पद्धति प्रचलित है। कौन सी? बहिर्विवाह की पद्धति प्रचलित है। यानी अंत विवाह क्या था? समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक अंत विवाह और एक बाह्य विवाह। अंत विवाह में कन्या की शादी अपने जाति समूह के अंदर ही तय की जाती थी। वह समूह एक गोत्र अथवा कुल अथवा एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों का हो सकता था। ये क्या था? अंत विवाह पद्धति। और बहिर्विवाह पद्धति,
होती थी। परिवार में पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में पुत्रियों को कम महत्व दिया जाता था। पिता की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था। किसका अधिकार नहीं होता था? पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। अतः कन्याओं को विवाह अपने गोत्र से बाहर कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? बहिर्विवाह पद्धति। क्या कहते थे? बहिर्विवाह पद्धति। फिर नेक्स्ट आता है, पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। जो पुत्र था उसका बड़ा महत्व था, क्योंकि उसके पिता की संपत्ति उसको जाएगी, उससे ही वंश चलेगा। ठीक है, पुत्री का इतना महत्व नहीं था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था, यानी पुत्री का वो महत्व नहीं था, पुत्री का वो महत्व नहीं था जो पुत्र को था। विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था। ये मैंने आपको बताया ही है कि विवाह जो है वो गोत्र से बाहर किया जाता था। जो ब्राह्मणीय प्रथा थी उसमें विवाह जो है वो गोत्र से बाहर किया जाता था। और कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। आज भी ऐसा ही है। जो बहिर्विवाह होते हैं उसके अंदर कन्यादान जो है वो पिता ही करता है और उसका वो कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट है नगर। नए नगरों का उदय, सामाजिक नियम बदलने लगे। यानी नए जो नगर का उदय हुआ, नगरों और गांव में बहुत संबंध अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है। जो गांव में परंपराएं होती हैं वो शहरों में नहीं होती। ठीक है, जो गांव में परंपराएं होती हैं वो शहरों में नहीं होती। गांव में अलग प्रकार की परंपराएं होती है, शहरों में अलग प्रकार की होती है। गांव में रूढ़िवादी होते हैं, शहरों में नहीं होते हैं। शहरों में लोग इतना तवज्जो नहीं देते, एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं। तो ये उस समय भी मौजूद था। क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे। जो अपना कुछ भी सामान बेचना होता था तो उसके लिए लोग जो है वो नगरों में जाते थे। आज भी ऐसा ही है। लोग अपना बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? शहरों में जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इसमें क्या हुआ, लोग एक गांव के शहरों में, शहरों के गांव में जाने लगे तो उससे आपसी विचारों का आदान प्रदान होने लग गया। इसलिए प्रारंभिक विश्वासों एवं व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। इसलिए जो विश्वास थे, जैसे गांव में परंपराएं कुछ अलग थी, शहरों में कुछ अलग थी। गांव रूढ़िवादी होते थे, शहर नहीं। उनमें वो बदलाव होने लग गया। जो शहरों में थी वो गांव की तरफ भी लोग, क्योंकि आदान प्रदान होने लग गया, क्रय विक्रय होने लग गया, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ने लग गया। तो जो है वो आदान प्रदान होने की वजह से उनमें विश्वासों और व्यवहारों में प्रश्न लगने लग गए, यानी कुछ चीज़ें बदलने लग गई। जो शहरों में थी वो गांव में भी आ गई। पहले गांव में वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि गांव में रूढ़िवादी परंपराएं होती थी। फिर क्या हुआ, इसका पालन करवाने के लिए इसका पालन सभी को करना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि 500 ईसा पूर्व इन मापदंडों का संकलन, जो ये नियम कायदे कानून बनाए गए, उनका जो धर्मसूत्र ग्रंथों में और धर्मशास्त्रों में उनका वर्णन किया गया कि भी लोग पढ़ सकें। ये नियम कायदे कानून हैं जो उनको पढ़ सकें, इसलिए उनका संकलन उनको लिखित रूप में धर्मसूत्रों में और धर्मशास्त्रों में लिखा गया। सबसे अहम था मनुस्मृति। क्या था? सबसे अहम कौन था? मनुस्मृति। मनुस्मृति इनमें सबसे अहम था, जिसकी रचना हुई थी 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक।
इसकी रचना कब हुई थी? 200 ईसा पूर्व से लेकर के और 200 ईस्वी तक इसकी रचना हुई थी मनुस्मृति की। मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक हुई थी। मनुस्मृति में था क्या? इसमें जो कायदे कानून नियम ये सारी चीज़ें थी मनुस्मृति के अंदर। फिर आता है धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों को बताया गया है। कितने प्रकार के विवाह को? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आ चुका है। धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता मिली है। उनमें से पहले 4 प्रकार के विवाह, जो पहले 4 प्रकार के विवाह थे उनको उत्तम माना गया है, और जो बाकी 4 प्रकार के विवाह थे, 4 प्रकार के विवाह को उत्तम माना गया है, और बाकी के जो 4 प्रकार के विवाह थे उनको उत्तम नहीं माना गया है। जो ये 8 प्रकार के विवाह थे कौन कौन से थे? पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता था? यह विवाह माता पिता की इच्छा से होता था। कन्या का पिता उसे अच्छे वस्त्रों एवं आभूषणों को संकलन करके योग्य वर पर को सौंप देता था। यह विवाह श्रेष्ठ माना जाता था। यानी जो आज भी यही ऐसा ही होता है कि भी ब्रह्म विवाह को श्रेष्ठ आज भी माना जाता है। यानी माता पिता की जो सहमति से विवाह किया जाता है उसको हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा है प्रजापत्य विवाह। यह विवाह संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। इस विवाह के अनुसार धर्म, अर्थ और कर्म में वर और वधू के अधिकार समान होते थे। इस प्रकार के विवाह में सभी सामाजिक नियमों का पालन किया जाता था। यानी प्रजापत्य विवाह में यह विवाह संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था, और इस विवाह के अनुसार धर्म, अर्थ और कर्म में वर और वधू के अधिकार समान होते थे। ठीक है, दूसरा विवाह हो गया। तीसरा आश्रय विवाह। ये क्या होता था आश्रय विवाह में? इस विवाह में इसमें कन्या का पितावर पक्ष से गाय बैल का जोड़ा प्राप्त कर कन्या का विवाह कर दिया जाता था। यानी इसमें कन्या का पितावर पक्ष में गाय बैल का जोड़ा दे दिया जाता था और उसका विवाह कर दिया जाता था। जैसे हमने पढ़ा आश्रय विवाह। आज भी ये चीज़ें, ये क्या था? ये था दहेज प्रथा। यानी जो कन्या थी, लड़की होती थी, उसका पिता जो लड़के के को बैलों का जोड़ा या इस प्रकार के जो वस्तुएं हैं वो देते थे। फोर्थ है दैव विवाह। कौन सा? दैव विवाह। इसमें कन्या का पिता कन्या को देव कार्य में संलग्न योग्य एवं सुशील पुरोहित वर को सौंप देता था। यानी दैव विवाह वो होता था जो दैविक कार्यों में लगा हो या देव कार्यों में लगा हो या जो पुरोहित हो, इस प्रकार के लड़के के साथ उसका पिता उस लड़की के विवाह कर देता था। ये 4 विवाह थे बड़े उत्तम, अच्छे माने जाते थे। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आश्रय विवाह और दैव विवाह। अगला आता है 5वां असुर विवाह। इसमें वर पक्ष से धन लेकर कन्या का विवाह किया जाता था। यानी वर पक्ष से लड़के वाले से धन ले लिया जाता था और इसका विवाह, लड़की का विवाह कर दिया जाता था। ये अच्छा विवाह नहीं माना जाता था। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह होता था। ये गंधर्व विवाह क्या होता था? एक प्रकार का, ये गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह होता था। इसमें
माता पिता की अनुमति नहीं होती थी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना ही शादी कर लेते थे। ये ज़्यादातर अक्षत्रियों में प्रचलित था। किस में प्रचलित था ये विवाह? अक्षत्रियों में। किसमें? अक्षत्रियों में। इस प्रकार के आपने देखा होगा पुराने समय में जो राजा महाराजा थे वो इस प्रकार का विवाह करते थे। अगला आता है राक्षस विवाह। 7वां है राक्षस विवाह। इसमें कन्या को बलपूर्वक उसके पिता एवं परिवार वालों से छीनकर विवाह किया जाता था। इसमें क्या था? कन्या को बलपूर्वक छीन लिया जाता था, उनके पिता से छीन करके उसका विवाह कर दिया जाता था। 8वां है पैशाच विवाह। ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता था। क्या माना जाता था? पैशाच विवाह निम्न कोटि का विवाह माना जाता था, सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता था। इसमें छल बल से सोई हुई लड़की को कोई या फिर मादक नशीली वस्तु खिला करके उसका अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता था। ये पैशाच विवाह था। तो हमने आज पढ़े 8 प्रकार के विवाह थे, 4 उत्तम और 4 निम्न उनको समझा जाता था। तो ये 8 प्रकार के विवाह थे। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मेरे को बता सकते हो, दोबारा से एक बार फिर से समझा दूंगा। स्त्री का गोत्र। गोत्र पद्धति जो है नेक्स्ट है ये। गोत्र पद्धति जो है 1000 ईसा पूर्व में प्रचलन में आई थी। कब आई थी? 1000 ईसा पूर्व में प्रचलन में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था। किसका वर्गीकरण करना था? ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था गोत्र के आधार पर। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। किसके नाम पर होता था? एक वैदिक ऋषि। जैसे वशिष्ठ है, गौतम है, अगस्त्य है। ये क्या थे? ऋषि के नाम पर ही इनके नाम होते थे, उनके गोत्र आते थे। उनके गोत्र में फिर उपगोत्र ऐसे ऐसे चलते चले गए और बाकी काफ़ी डीपली चले गए फिर ये गोत्र। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ये मैंने बता दिया आपको, वो ऋषियों के नाम भी बता दिए। उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता था। जैसे वशिष्ठ के हैं, गौतम के हैं, अगस्त्य के हैं, इनके जो गोत्र लगाता चला गया वो उनके वंशज हो गए। आज भी बहुत सारे अपने वशिष्ठ को कोई वशिष्ठ को मानता है, अपने कोई गौतम को मानता है कि हम उनके वंशज हैं। ब्राह्मण जो हैं आज भी इस प्रकार से ये चीज़ें चली हुई है। फिर आता है गोत्र के नियम क्या हैं। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पति का गोत्र हो जाता था। यानी आज भी ऐसा ही है, जो स्त्री का विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पति का गोत्र हो जाता था। एक ही गोत्र में विवाह करना, एक ही, ये यहाँ पर जो है वो गलत हो गया है। ये चीज़ है जो, ये क्या था, इसमें विवाह के बाद जो स्त्री का गोत्र था ना वो पति का गोत्र अपना लेती थी। वो ये गलत लिखा गया है इसमें, थोड़ा हाँ इसको वो कर दो। ये जैसे आज भी ऐसा ही है समाज में, जो स्त्री है वो पति का गोत्र अपना लेती है शादी के बाद। किसका गोत्र लग जाता है? मान लो आज वो पिता के घर पे है तो वो अपना गोत्र लगाती है और उसके बाद जो है वो उसके पति का गोत्र लगा लेती है शादी के बाद। एक ही गोत्र में विवाह की मनाही थी, यानी एक गोत्र के अंदर विवाह करना वर्जित था उस समय, क्योंकि एक गोत्र में विवाह करना मानते हैं कि भाई एक गोत्र में वो भाई बहन माना जाता था उस समय। और ये प्रथा प्रचलित थी कि विवाह जो है वो अलग गोत्र में होगा। लेकिन जो सातवाहन राजा थे ना वो एक ही गोत्र में विवाह करते थे। इसके प्रमाण भी बहुत सारे हैं। सातवाहन राजा जो दक्षिण भारत में राजा हुए हैं, आप विस्तार से पढ़ो चैप्टर के अंदर, जो वो राजा थे वो एक ही गोत्र में विवाह करते थे। यानी जैसे ऊपर मैंने पढ़ा ये था कश्यप है, तो ये जो हैं
कश्यपी गोत्र में विवाह करते थे। ये कौन थे? ये सातवाहन राजा थे। कौन थे? सातवाहन राजा। सातवाहन राजा जो थे वो उसी गोत्र में विवाह करते थे। इसमें स्त्री अपने पिता का गोत्र रखती थी। देखो इसमें एक चीज़ आई ना, अभी ऊपर मैंने पढ़ा था कि स्त्री जो है वो अपना पति का गोत्र लगा लेगी शादी के बाद, परंतु शादी के बाद सातवाहन राजाओं में स्त्री जो है अपने पिता का ही गोत्र रखती थी, अपना पिता का ही गोत्र लगाती थी, पीछे पति का गोत्र नहीं लगाती थी सातवाहन राजाओं में। और सातवाहन राजाओं में एक ये भी प्रचलित थी बहुपत्नी प्रथा। सातवाहन राजाओं में क्या प्रचलित थी? बहुपत्नी प्रथा। इसमें कई रानियां एक ही गोत्र से होती थी। जो कई रानियां हैं वो एक ही गोत्र से होती थी। तो ये आपका हाफ चैप्टर हुआ है, फर्स्ट पार्ट हुआ है। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। काफ़ी मेहनत लगी है इसमें बनाने में, तो सभी इसको एक विस्तार से पढ़ें और अच्छे से इसको देखें।